नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम विजन मैगजीन अक्टूबर मंथ की कंप्लीट कर रहे थे, जो स्टेट परीक्षा और यूपीएससी की परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर की सबसे अच्छी मैगजीन मानी जाती है। इससे पहले हमने अपने कुछ पोर्शन इससे कंप्लीट कर लिए हैं। जैसा हमने पहले कंप्लीट किया पॉलिटी सेक्शन को, दूसरा हमने इन्वायरमेंट कंप्लीट किया, तीसरा हमने साइंस और टेक कंप्लीट किया और चौथा हमने सोशल इशू कंप्लीट किया। सोशल इश्यू के टॉपिक को हमने बहुत ही शॉर्ट में कंप्लीट किया है, छोटे छोटे वीडियो बना के। आज हम अपना कंप्लीट करने जा रहे हैं अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है जिसका नाम केवल एग्जाम, सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपना कुछ सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। आइए प्रारंभ करने जा रहे हैं। एम एस स्वामीनाथन का योगदान। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि एम एस स्वामीनाथन का क्या क्या योगदान रहा है अर्थव्यवस्था में, उसके बारे में टॉपिक है। एम एस स्वामीनाथन का योगदान। हाल ही में प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक मन मनकोबू संबा स्वामीनाथन, इनका नाम भी देखिए, सब लोग एम एस स्वामीनाथन ही बोलते थे, लेकिन इसमें इनका पूरा नाम लिखा है मनकोबू संबा संबाविसान स्वामीनाथन का निधन हो गया। वे एम एस स्वामीनाथन के नाम से लोकप्रिय थे। अब इनके बारे में देख लेते हैं। एम एस स्वामीनाथन के बारे में देखते हैं। वह पादप अनुवांशिकी विद थे। उन्होंने उन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक और हरित क्रांति का प्रमुख वास्तुकार माना जाता है। इन्हें कृषि वैज्ञानिक भी कहा जाता है। तो एक मेन जो याद करने वाला है, कृषि वैज्ञानिक किसे कहते हैं? वो कहते हैं एम एस स्वामीनाथन को कहते हैं। भारत की हरित क्रांति का नेतृत्व करने करने के लिए उन्होंने 1987 में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया, यानी कि में पहला योगदान दिया गया है। उन्हें पद्म विभूषण, रेमन मैगसेसे पुरस्कार सहित कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी उन्हें पहला जो खाद्य पुरस्कार था, विश्व खाद्य पुरस्कार कब दिया गया? 1987 में दिया गया। ये इनके बारे में था। अब देख लेते हैं एम एस स्वामीनाथन का विज्ञान संबंधित योगदान, की विज्ञान में उनका क्या योगदान था। पहला था अनुवांशिकी शोध से, जेनेटिक रिसर्च से था। उन्होंने ब्रीडिंग कार्यक्रमों के तहत फसल की ऐसी किस्में विकसित करने पर शोध किया जो न केवल अधिक उपज देने वाली बल्कि कीटों और रोगों की प्रतिरोधी भी थी। मतलब कि ऐसी फसल को उन्होंने विकास करने में जोर दिया जो अधिक से अधिक, मतलब कि कम जगह में अधिक से अधिक उत्पादकता दे, अपनी उत्पादकता को ज्यादा से ज्यादा दे, अधिक से अधिक अनाज उत्पादन, साथ ही साथ उन अनाजों में किसी प्रकार के कीट और रोग ना हो जाए, इसके लिए उन्हें कीट रोधी भी बनाया। उन्होंने शोध से पहले भारत की कई नई किस्में का विकास किया। उन्होंने शोध से भा फसल की कई नई किस्मों का विकास संभव किया जो भारतीय जलवायु और कृषि पारिस्थिति के अनुकूल थी। मतलब ऐसी बहुत सी फसलें थी जो भारतीय के जलवायु की परिस्थिति के अनुकूल नहीं थी, लेकिन उन्होंने फसलों में कई ऐसे परिवर्तन किए, अनुवांशिक परिवर्तन किए, जिससे उन्हें भारत की जलवायु एवं कृषि पारिस्थितिक तंत्र में उत्पन्न किया जा सके। धान की किस्म के बारे में देख लेते हैं, राइस के बारे में। उड़ीसा के कटक स्थित के उड़ीसा के कटक स्थित केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में श्री एम एस स्वामीनाथन ने इंडिका जापो इंडिका जापोनिका राइस हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम से जुड़े शोध से अपना योगदान दिया। इस प्रोग्राम के तहत उन्होंने उर्वरकों के कुशल उपयोग, अधिक उपज वाली और छोटे कद वाली धान की किस्मों को विकसित करने पर शोध किया। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय रूप से उपलब्ध अधिक ऊंचाई वाले और कम उपज वाली धान की किस्म की खेती की जगह इन की जगह कई किस्मों की खेती को बढ़ावा देना था। इस शोध कार्यक्रम के परिणामस्वरूप एडीटी 27 और आरएएसआई जैसी किस्में विकसित की गई। इस परियोजना के तहत विकसित
किस्मों ने भारत में हरित क्रांति लाने में योगदान दिया? तो पूछा जा सकता है कैसे पर ADT 27 और RASI के बारे में ध्यान रखना है। इन्होंने इन उनके मार्गदर्शन में वैज्ञानिकों ने जीनोम अनुक्रम के जरिए लवणता को सहने में सक्षम एवी एविसोनिया एविसोनिया मरीन नामक एक मैंग्रोव प्रजाति के जीन का पता लगाया। आनुवंशिकी शोध की सहायता से धान में इन जीनों को सफलतापूर्वक शामिल करके लवणीय दशाओं में भी उगाने में सक्षम धान की किस्म तैयार की जा सकेगी। इन्होंने उन्होंने राइस बिल्डिंग प्रोग्राम आरंभ किया। इसके तहत बासमती चावल की किस्म में ऐसे गुण स्थानांतरित किए गए जिनसे जिनके धान की बालियों से लदे तने नीचे झुककर जमीन पर ना गिरे। इस प्रोग्राम के परिणाम स्वरूप हमें पूसा बासमती किस्म प्राप्त हुई। मतलब इन्होंने ऐसे राइस बिल्ड किए जिनकी जो ऊपर धान की कलियां होती हैं वो क्या होती हैं, वो जमीन पे जब धान भर जाता है तो वो जमीन पर लटक जाती है, जिससे जमीन में रहने वाले नमी के कारण हुआ धान खराब हो जाता था। तो इन्होंने ऐसी किस्म विकसित की जिससे वो जमीन को ना छुए या जमीन पे ना गिरे। तो इसके प्रभाव हमें एक जो किस्म प्राप्त थी उसका नाम था पूसा बासमती था। गेहूं की किस्म के बारे में देख लेते हैं। ये जितना था वो सब धान की किस्म था। अब गेहूं के बारे में देख लेते हैं। स्वामीनाथन ने स्वामीनाथन के बाद अपना ध्यान धान की किस्म के विकास से हटाकर गेहूं की किस्म के विकास पर केंद्रित किया। उस समय गेहूं की सभी स्थानीय किस्में लंबे तने वाली होती थी। ये लंबे तने दानों से भरी बालियों के भार के कारण झुक जाते थे या जमीन पर गिर जाते थे। उस समय उगाई जाने वाली उस समय उगाई जाने वाली किसी भी किस्म में ऐसा कोई जीन उपलब्ध नहीं था जिसके उपज को कम की जिससे उपज को कम किए बिना फसल की ऊंचाई को कम रखा जा सके। नॉर्मन बोरलॉग ने नोरिन जीन युक्त मैक्सिकन गेहूं की नई व बौनी किस्म विकसित की थी। नॉर्मन बोरलॉग अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे। वे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था के वैज्ञानिक भी थे। डॉक्टर स्वामीनाथन ने मैक्सिकन गेहूं की एक बौनी किस्म की क्षमता को पहचाना। यह रोग प्रतिरोध और अधिक उपज देने वाली किस्म थी। डॉक्टर स्वामीनाथन ने बोरलॉग की मदद से गेहूं की इन किस्मों पर अतिरिक्त शोध के बाद सोनालिका और कल्याण सोना जैसी किस्मों का विकसित किया। आलू के संकर किस्म के बारे में देख लेते हैं। उन्होंने आलू के शीत प्रतिरोधी किस्म अलास्का अलास्का फ्रस्टलेस विकसित की। पादप किस्म का सहभागी विकास पादप किस्म का सहभागी विकास उन्होंने पादप किस्म के सहभागी विकास को बढ़ावा दिया। इसके तहत किसानों को स्थानीय पारिस्थितिकी के अनुकूल नई किस्म को विकसित करने के लिए सहायता दी गई। अब है आर्थिक पारिस्थितिकी में योगदान। कृषि में सदाबहार क्रांति रूपी आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए उन्हें यूएनईपी ने आर्थिक पारिस्थितिकी के जनक से सम्मानित किया गया। सदाबहार क्रांति क्या मतलब देख लेते हैं। उन्होंने अपने प्रयासों को सदाबहार क्रांति लाने पर केंद्रित किया। इस क्रांति को उन्होंने पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाए बिना हमेशा के लिए उत्पादकता में सुधार के रूप में परिभाषित किया। तरीका क्या था? यह कृषि की अलग-अलग पद्धतियों के उचित मिश्रण पर आधारित थी। इस पद्धति में शामिल है जैव कृषि, हरित कृषि, पर्यावरणीय अनुकूलन कृषि और प्रभावी सूक्ष्म जीवों पर आधारित कृषि। उन्होंने पारिस्थितिकी रूप से संधारणीय कृषि प्रौद्योगिकी को सहज रूप से उपलब्ध कराने के लिए डू इकोलॉजी तरीके की वकालत की। उन्होंने कृषि
गतिविधियों के सभी क्षेत्रों के संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाने के लिए 4C का प्रस्ताव दिया। ये 4C हैं: संरक्षण यानी कंजर्वेशन, खेती यानी कल्टीवेशन, उपयोग यानी कंजम्पशन, और व्यावसायीकरण यानी कि कमर्शलाइजेशन। प्रौद्योगिकी को अपनाना। उन्होंने हमेशा अग्रिम प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और पारिस्थितिकी संरक्षण की हमारी समृद्ध विरासत के साथ उन्हें मिलाने की वकालत की। उन्होंने कई नए तरीके से संधारणीय कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया। इन नए तरीकों में शामिल थे पर्यावरण हितैषी प्रौद्योगिकी आधारित जैव ग्राम, आधुनिक सूचना एवं संचार आधारित ग्राम विज्ञान केंद्र का विकास भी किया। एम.एस. स्वामीनाथन का नीतिगत और संस्थागत योगदान तथा वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता देख लेते हैं। पहला है राष्ट्रीय किसान आयोग, यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर का गठन श्री श्री स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया था। नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर ने कई सिफारिश की। इनमें से एक है न्यूनतम समर्थन मूल्य को उत्पादन की भारिता औसत लागत से कम 50% अधिक होनी चाहिए। नेशनल कमीशन ऑन फार्मर ने ज्ञान विज्ञान केंद्र के गठन, संरक्षण खेती को बढ़ावा, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना, ऋण प्रणाली और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विस्तार की भी सिफारिश की। एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, उन्होंने विश्व खाद्य पुरस्कार से प्राप्त धनराशि को 1988 में चेन्नई में एक अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। इस केंद्र को एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन का नाम दिया गया। पौधे की किस्म का संरक्षण, उन्होंने उन्होंने पौधा या पादप किस्म या कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत ने यह कानून TRIPS समझौते समझौते के तहत पौधों की किस्मों को सुरक्षा प्रदान करने के अपने दायित्वों के तहत बना था। खाद्य सुरक्षा, उन्होंने खेती के साथ पोषण के एकीकृत करने के लिए 2 कदम उठाए। बायो फर्टिलाइज्ड पौधे का एक आनुवंशिक उद्यान स्थापित करना। ये उद्यान किसानों को ऐसे पौधे से परिचित कराने के लिए स्थापित किए जाने थे जो पौधों को अनावश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व और प्रोटीन प्रदान कर सकते हैं। कम्युनिटी हंगर कम्युनिटी हंगर फाइट्स तैयार करना। ये फाइट्स अपने क्षेत्र की कुपोषण के संबंधित समस्याओं तथा उन्हें दूर करने के तरीके से भी अच्छी तरह परिचित होंगे। आपदा प्रबंधन के लिए उन्होंने क्या किया ये देख लेते हैं। उन्होंने सूखा से संबंधित कोड, बाढ़ से संबंधित कोड और अच्छे मौसम से संबंधित कोड की अवधारणा को अपनाने की वकालत की। ये कोड सूखा, बाढ़ या प्रतिकूल मौसम की स्थिति में किए जाने वाले उपायों का वर्णन करते हैं। अनुसंधान संस्थान देख लेते हैं। उन्होंने कई संस्थाओं की स्थापना में मदद की। ये निम्नलिखित संस्था थे: अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्था। उसके बाद है पटान चेरू जो हैदराबाद में है। फिर आप देखेंगे इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसर्च रोम में। फिर इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज अब बायोडायवर्सिटी इंटरनेशनल के रूप में जाना जाता है। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री नैरोबी में स्थापित किया गया। इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एवं बायोटेक्नोलॉजी नई दिल्ली में स्थापित किया गया। पंचवर्षीय योजना, इन्होंने छठी पंचवर्षीय योजना यानी कि 1980 से 1985
को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनकी सहायता से इन पंचवर्षीय योजनाओं में पहली बार दो नए अध्याय जोड़े गए। ये अध्याय थे महिला का विकास और पर्यावरण का विकास। आपको याद होगा, जब हम लोग ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम निकाला था, वो 1986 में था। याद होगा, पर्यावरण एवं विकास से। और इन्होंने दो नए एजेंडे जोड़े, महिला एवं विकास, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ज्यादातर वीडियो या आप ऑनलाइन देखेंगे तो ये सब जानकारी आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए कहते हैं विजन मैगजीन सबसे अच्छी होती है, क्योंकि वो बहुत ही डीप में जानकारी देती है। इस तरह की जानकारी मिलना बहुत मुश्किल होती है, या तो बहुत ही ज्यादा बुक पढ़नी पड़ेगी या स्वामीनाथन के जीवन को जानना पड़ेगा, तब इस तरह की जानकारी निकलेगी। लेकिन विजन मैगजीन जो होती है वो हमें ये सब उपलब्ध कराती है। अब है यूएन मिले मिले यूएन मिलेनियम प्रोजेक्ट। मिलेनियम प्रोजेक्ट, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मिलेनियम प्रोजेक्ट की अध्यक्षता भी की थी। इस प्रोजेक्ट ने 2005 की शुरुआत में गरीबी, मरी, बीमारी, निरक्षरता, पर्यावरण संरक्षण, महिलाओं के प्रति भेदभाव को कम करने के लिए स्पष्ट लक्ष्य और व्यावहारिक योजना विकसित की थी। इन लक्ष्यों को आने वाले दशकों में प्राप्त किया जाना था। ये लक्ष्य पढ़ के आपको याद आ रहा होगा, कुछ ऐसे लक्ष्य जो एसडीजी में एसटीजी में है। ये वही सब की शुरुआत है, आप देख रहे हैं, पढ़ सकते हैं आप। अब निष्कर्ष देख लेते हैं इसमें क्या था। एन एस स्वामीनाथन आजीवन किसानों के हितों की वकालत करें। उन्होंने सुनिश्चित किया कि कृषि से जुड़े वैज्ञानिक नवाचार का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचे, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, संधारणी और समृद्धि को बढ़ावा मिल सके। कृषि भारतीय कृषि के लिए उन्होंने अनेक विचार, अनुसंधान पद्धति अभी भी नीति निर्माता को की निर्माताओं एक मजबूत, आत्मनिर्भर और वैज्ञानिक कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए मददगार मार्गदर्शन प्रदान किया है। इस तरह एम एस स्वामीनाथन के बारे में हमने पढ़ा। एक इंफोग्राफिक छुट्टी हो, उसको देख लेते हैं कि क्या है। स्वामीनाथन द्वारा दिए गए योगदान का महत्व देख लेते हैं क्या है। पहला है कृषि में उत्पादकता बढ़ी है। सही बात है, कृषि में उत्पादकता बढ़ी है। खाद्य उत्पादकता में आत्मनिर्भर है भारत, सही है। पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण हुआ, क्योंकि उन्होंने बताया कि कौन सी फसल कितना पानी लेती है, तो अगर हम उस पर रिसर्च कर सकें तो उससे अच्छा हमें परिणाम मिलेगा। लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया। उन्होंने 80 से 85 के बीच में महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया और पर्यावरण के लिए काम किया, तो ये लैंगिक समानता बढ़ेगी। क्योंकि जब कृषि में कहते हैं हमारा योगदान जो होगा अधिक होगा, तो उससे उत्पादकता भी अधिक होगी, और उत्पादकता अधिक होगी तो जो योगदान देने के लिए श्रम है वो महिला और पुरुष दोनों, और अधिकांश आपने देखा होगा कृषि में महिलाओं का योगदान भी ज्यादा रहता है। उससे महिलाओं का योगदान ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है उनके पास पैसे भी होंगे, आर्थिक रूप से वो सशक्त होंगी। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि लैंगिक समानता भी आएगी। अब है अनुसंधान के लिए संस्थागत क्षमता का निर्माण। आपने देखा उन्होंने बहुत से अनुसंधान का निर्माण किया, जैसे कि चावल को लेकर जो कटक में निर्माण किया गया, दिल्ली में अनुसंधान केंद्र खोले गए, तो इस तरह के बहुत अनुसंधान खोले गए जो अपने आप में एक महत्व रखते हैं। अब हम कंप्लीट करेंगे अपना सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। जा रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में। इसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं सुर्खियों में क्यों है ये। हाल ही में नई दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की थीम थी अनुसंधान के प्रभाव तक न्याय संगत और अनुकूल कृषि खाद्य प्रणाली की ओर। सम्मेलन का आयोजन ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और CGIAR जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म ने संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया। बेहतर और अनुकूल कृषि खाद्य प्रणाली के लिए ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की भूमिका क्या है। इसमें है फसल की किस्मों में, फसल की किस्मों में है फसल की किस्में।
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने अधिक उपज देने वाली अलग-अलग फसलों की नई किस्मों को विकसित करके हरित क्रांति लाने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। इसमें कुछ निम्नलिखित हैं, जैसे धान की किस्म जैसे जया, पूर्णा, पूसा, पूसा पास 1121 आदि। ये किस्म का नाम ध्यान रखिएगा। ज्योग्राफी से रिलेटेड इससे क्वेश्चन बनते हैं। जया, यह भारत यह भारत में जारी की गई धान की पहली संकर किस्म जो किस्म थी, जो एम एस स्वामीनाथन, इससे पहले हम लोग लेक्चर में पढ़ा था, में यह पहली थी। क्या नाम था उसका? जया। दूसरा बासमती 1121। इसमें 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 विश्व की धान की सभी किस्मों में सबसे लंबा दाना निकलता है, अर्थात चावल का दाना लंबा होता है, यानी कि इसमें जो बड़े बड़े बासमती चावल, उन्होंने कहा था बासमती चावल बन रहा है बड़े बड़े, ये वही है पूसा बासमती। गेहूं की किस्म देखेंगे आप, HD 2967, DBW 187, HD 3086 आदि हैं। फसलों की किस्म देखेंगे जैसे कि आम्रपाली, भगवा, अनार आदि। बीज देखेंगे, बीज कार्यक्रम में आईसीएआर ने बीजों को सेफ्टी डुप्लीकेटर्स के रूप में सुरक्षित करने के लिए उन्हें उन्हें स्वालबॉर्ड ग्लोबल सीड ग्लोबल सीड वर्ल्ड में जारी किए हैं। सेफ्टी डुप्लीकेट में किसी सामग्री का डुप्लीकेट और उससे संबंधित जानकारी दोनों शामिल हैं। जीनोमिक्स में देख लेते हैं। आईसीएआर ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जीन बैंक स्थापित करने में मदद की है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक है। इसमें 4.52 लाख से अधिक देसी और विदेशी प्रजातियों की बीजें और किस्मों को संरक्षित करने की सुविधा मौजूद है। साथ ही इस जीन बैंक में एक बड़ा क्रायोप्रिजर्व बैंक भी है, मतलब कि जो -1 -169 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है, जहाँ पर आईसीएआर ने वैश्विक स्तर पर धान, गेहूं, मटर और आलू के जीनोम अनुक्रम की भागीदारी की है। इसके अतिरिक्त इसने अपने स्तर पर अरहर, जूट, आम और मछलियों के जीनोम को भी अनुक्रमित किया है। एकीकृत कृषि के बारे में देख लेते हैं। आईसीएआर ने एकीकृत कृषि प्रणाली को बढ़ावा दिया है। इससे इससे अपशिष्ट पुनर्चक्रण, जलवायु अनुकूलन और जोखिम न्यूनीकरण में मदद मिलती है। कृषि बागवानी, एग्री सिल्वर और सिल्वर फास्टोलर प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कृषि वानिकी के मॉडल को विकसित किए गए हैं। इसमें किसानों की आय में वृद्धि की जा सकेगी। अब एग्री सिल्वर देख लेते हैं। इसके तहत वानिकी और खाद्य फसलों की खेती तथा वृक्षों के बीच उपलब्ध स्थानों पर चारा या फसल उगाई जाती है। एग्रो सिल्वर में अब हम देखेंगे सिल्वी पास्टो सिल्वी पास्टोरल देखेंगे। सिल्वी पास्टोरल के तहत एक ही भूमि पर वानिकी के साथ साथ पशु धन के चारे भी उगाए गए हैं। ये थोड़ा आप इम्पोर्टेंट रखिए, याद रखिएगा। ये दोनों शब्द हैं। पहला जो है एग्री सिल्वर, इसमें क्या होता है कि वृक्षों के बीच उपलब्ध स्थानों पर फसल उगाई जाती है। अब दूसरा आप देखेंगे सिल्वी पास्टोरल। ये क्या होता है? ये भूमि में वानिकी के साथ साथ पशुधन के चारे भी उगाए जा सकते हैं। ये दोनों शब्द में अंतर ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। अब इसके बाद है इसने क्षेत्रीय इसने क्षेत्रीय स्तर संतरी परीक्षण और चयन के जरिए स्वदेशी नस्ल के मवेशियों के उत्पादन में सुधार करने में सहायता प्रदान की है। इस तरह की स्वदेशी नस्लों में साहीवाला गाय, थारपारकर बैल, गिर नस्ल की गाय, कन्नी भैंस और कांकरेज गाय शामिल है। CARI, निर्भयक, कड़कनाथ, अलकनेश्वर जैसे देसी
कुक्कुट प्रजातियों की उत्पादकता में वृद्धि के कारण कुक्कुट पालन को बढ़ावा मिला है। स्वास्थ्य को लेकर देख लेते हैं, आईसीएआर ने टीकों और नैदानिक सुविधाओं के विकास किया है। इसमें पशुपालन के स्वास्थ्य प्रबंधन में सुधार हुआ है और उनकी उत्पादकता में वृद्धि हुई है। इसने देश के कई सारे पशु रोगों के उन्मूलन में योगदान दिया है। इन रोगों में शामिल हैं रिंडरपेस्ट संक्रमण, बोवाइन फ्लूरा निमोनिया, अफ्रीकन हॉर्न हॉर्स सिकनेस और डेयरी है। जलवायु स्मार्ट कृषि में इनका योगदान देख लेते हैं, आईसीएआर का। इसे वर्षा जल संचयन, सामुदायिक तालाब, हाइड्रोपोनिक कृषि पद्धति और फसलों की जलवायु अनुकूल किस्म की सहायता से बढ़ावा दिया जा रहा है। फसलों की जलवायु अनुकूलित किस्म में रीति एमएल 365, अरहर BRG1, BRG2 और BRG5 शामिल हैं। जैव प्रौद्योगिकी समाधान देख लेते हैं, आईसीएआर ने कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए फसल बायो सर्टिफिकेशन का कार्य शुरू किया है। बायो सर्टिफाइड फसलों में सोलारपुर लार यानी कि बायो फर्टिलाइजेशन, अनार की पहली किस्म, मूंगफली मूंगफली गिरनार, पाँच 4 व 5, पूसा डबल जीरो, मस्टर्ड 2031 आदि शामिल हैं। पूसा डबल जीरो स्मार्ट 31 कैनोला गुणवत्ता वाली सरसों की पहली किस्म है। तो पूसा क्या है? जो बोला पूसा डबल जीरो क्या है? ये एक किसकी फसल है? ये सरसों की फसल है। ये थोड़ा याद रखना, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ली क्योंकि नहीं है ये। पूसा डबल क्या है? मस्टर्ड 31 कैनोनल गुणवत्ता वाली सरसों की पहली भारतीय फसल है, ये याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या आगे कि कृषि अपशिष्ट पराली जलाने की समस्या को कम करने के लिए फसल अवशेष के स्व स्थानीय इन सीटू यानी खेत में ही और बाह्य स्थानीय एक्स सीटू यानी खेत के बाहर अपशिष्ट अपघटन हेतु पूसा पूसा डिकम्पोजर विकसित किया है, क्योंकि इनको जलाने से क्या होता है, प्रदूषण बढ़ता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है, जिससे वायुमंडल प्रदूषित होता है, जो कि मानव के स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक है। क्योंकि इसमें PM2 जो पर्टिकुलर होता है वो सांस में जब फेफड़े में जाता है तो उससे कैंसर रोग होने की समस्या बढ़ती है। साथ ही साथ अभी आप देख रहे होंगे ये ज्वलंत मुद्दा भी है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष जब पराली जलाई जाती है तो उससे दिल्ली एवं अन्य शहरों में प्रदूषण बढ़ जाता है। अगर हम ऐसा कर सकते हैं कि हम कृषि से जो अपशिष्ट परालियाँ निकल रही हैं, उनका कोई अच्छा सा डिकम्पोज़ कर सकें और इसके साथ-साथ किसानों को उनकी आय भी मिल सके इसके लिए, तो यह किसानों की आय भी बढ़ जाएगी इससे और साथ ही साथ हमें यह काम भी आ जाएगा, जो इसका ये रहेगा कि हमें कृषि अपशिष्ट क्योंकि इससे एथेनॉल बनाने की एक संभावनाएँ भी बढ़ती हैं और एक फ़ायदा ये होगा कि जलवायु में जो पर्यावरण में हो रहे प्रदूषण, वायु प्रदूषण हो रहा है, उससे भी इस समस्या से निजात मिल सकेगी। अब देखते हैं, भारत ने दुनिया की पहली क्लोन भैंस विकसित की है। साथ ही भारत ने विश्व की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से भैंस के बच्चे को जन्म करवाया है, जिसका नाम प्रथम रखा गया है। ये ध्यान रखना है, पूछ लेगा हाल ही में चर्चा में रहा प्रथम क्या है, तो वो क्या है, भैंस के बच्चे का नाम है। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक जिसे IVF कहते हैं, इसी तकनीक के माध्यम से कराया गया है। ये और भारत ने दुनिया की पहली क्लोन भैंस भैंस विकसित की है, ये भी ध्यान रखना है। ये पॉइंट जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट होगा, इसको मैं लिख देता हूँ IM। ये इम्पोर्टेंट थोड़ा देख लीजिएगा। अब है नीली क्रांति में योगदान। हम देखते हैं नीली क्रांति के बारे में क्या योगदान है। माइक लगाना भूल गया था।
इसने केज कल्चर को बढ़ावा दिया है, जिससे प्रति इकाई उत्पादकता में वृद्धि हुई है। केज कल्चर वस्तुतः कम जगह में और अधिक मात्रा में मत्स्य पालन की तकनीक है। नीली क्रांति किससे संबंधित होती है? वह होती है मछली पालन से होती है। तो केज कल्चर क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक छोटा सा तालाब लिया, उसमें की उत्पादकता पहले थी मान लीजिए 100 मछली प्रतिदिन की, लेकिन आपने केज कल्चर से क्या किया, उसको बढ़ाकर 300 मछली प्रतिदिन कर दिया। तो क्या हुआ, जगह तो उतनी ही रही लेकिन उत्पादकता बढ़ गई। इससे इस यही योगदान के बारे में बात हो रही है। अब है आईसीएआर ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी के लिए इकोसिस्टम हेल्थ इंडेक्स विकसित किया है। इसने स, इस, अ, इसने समुद्री प्रदूषण के प्रभावों को कम करने के लिए बायोफेज तकनीक को अपनाया है। इसके अलावा आईसीएआर आक्रामक विदेशी प्रजातियों की जल्द पहचान हेतु जागरूकता अभियान चलाता है। आईसीएआर सभी सभी हिमालयी राज्यों में ठंडे पानी में मत्स्य पालन के विकास की दिशा में कार्य कर रहा है। कृषि यांत्रिकी में योगदान, इसने लिट, अ, इसने लिटमस मेल, ड्रोन रिमोट सेंसिंग, मल, मल्चिंग सीड बिछाने की मशीन जैसे कृषि संबंधित इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी का विकास किया है। अब ऊपर भी एक इंफोग्राफिक दिया हुआ था, उसको देख लेते हैं। हाँ, मतलब आईसीएमआर के बारे में देख लेते हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मंत्रालय किसमें आता है? कृषि और किसान मंत्रालय में आता है। उत्पत्ति कैसे हुई है? इसे पहले इंपीरियल कृषि अनुसंधान परिषद के नाम से जाना जाता था। इसे रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट के आधार पर 1929 में स्थापित किया गया था। इसे सोसाइटी पंजीकृत अधिनियम 1960 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था। यह कृषि अनुसंधान और शिक्षण विभाग के तहत एक स्वायत्त संगठन है। एक ऐसा संगठन है, ये स्वायत्त संगठन है। कार्य क्या है? यह पूरे देश में बागवानी, मत्स्य पालन और पशु विज्ञान सहित कृषि क्षेत्र में अनुसंधान एवं शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंध के लिए सर्वोच्च निकाय है। यानी कि भारत का जो प्राथमिक क्षेत्र है उसके लिए जो ये सर्वोच्च निकाय है। अब है अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। देश भर में फैले 113 आईसीएआर संस्थानों और 74 कृषि विश्वविद्यालयों के साथ यह दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय कृषि प्रणाली में से एक है। इसके बारे में इम्पोर्टेंट था क्योंकि बेसिक और इसका जो आप देखेंगे हेडक्वार्टर वो दिल्ली में है और इसका लोगो ये ऐसे है, ये देख सकते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सलाहकार समूह को देखने जा रहे हैं। इसे 1971 में स्थापित किया गया था। यह दानदाताओं की एक राजनीतिक साझेदारी है। यह उन 15 अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्रों का समर्थन करता है जो सरकार, नागरिक समाज संगठनों और निजी व्यवसाय के सहयोग से कार्य करता है। CGIAR एक वैश्विक अनुसंधान साझेदारी है। इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा भविष्य सुनिश्चित करना है। यह जलवायु संकट की स्थिति में भोजन, भूमि और जमीनी और जल प्रणाली का पुनरुद्धार करने के लिए प्रति समर्पित है। यह पांच प्रभाव क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए है। और ये 5 प्रभाव क्षेत्र ये इंफोग्राफिक्स में दिया हुआ है। पोषण, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, आजीविका और नौकरियां, लैंगिक समानता, युवा और सामाजिक समावेशन, जलवायु अनुकूल और शमन, पर्यावरण की स्थिति और जैव विविधता। इस तरह का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब तीसरा टॉपिक जो है वो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं, थोड़ा-थोड़ा इम्पोर्टेंट देख लेंगे क्या बोलना चाह रहा है। हाल ही में भारत सरकार ने तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन हेतु अधिसूचना जारी की। कहाँ की? तेलंगाना में की। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के बारे में देख लेते हैं। बोर्ड की प्रमुख उद्देश्य क्या है? नए उत्पादों और मूल्य वर्धन को बढ़ावा देकर घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हल्दी की मांग पैदा करना।
हल्दी और हल्दी से संबंधित उत्पादों के निर्यात के लिए अवसंरचना और लॉजिस्टिक का निर्माण करना तथा उन्हें बेहतर बनाना। हल्दी की आपूर्ति श्रृंखला में गुणवत्ता सुनिश्चित करना और सुरक्षा मानकों का निर्धारण करना। हल्दी हल्दी के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपयोग से संबंधित पारंपरिक ज्ञान का लिखित प्रमाण तैयार करना। हल्दी के औषधि गुण, स्वास्थ्य और आरोग्य को बढ़ाने वाले गुणों का अध्ययन, नैदानिक परीक्षण और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। अब राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की संरचना के बारे में देख लेते हैं। अध्यक्ष इसमें केंद्र द्वारा नियुक्त की जाएंगे। इसके जो अध्यक्ष होंगे वो केंद्र सरकार तो क्या करेगी, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए इसके अध्यक्ष 4 और सदस्य होंगे जो वाणिज्य, कृषि एवं परिवहन मंत्रालय तथा औषधि विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए 4 सदस्य होंगे। अन्य 8 अन्य सदस्य हम देखेंगे हल्दी के मूल श्रृंखला से जुड़े होंगे वो व्यक्ति। अन्य यह बोर्ड वाणिज्य मंत्रालय के अधीन होगा। तो हो सकता है पूछ लिया जाए कि जो हल्दी बोर्ड बनाया जा रहा है वो कृषि मंत्रालय के अंदर नहीं, वो वाणिज्य मंत्रालय के अधीन होगा, क्योंकि इसका कार्य जो होगा वह कृषि की मांग को बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर उसके उसके पैकेजिंग सब अच्छे और उससे होने वाले सह उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करना है। तो ये विपणन से संबंधित है, तो इसका वाणिज्य मंत्रालय होगा। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। यानी कि तीनों है भारत। उत्पादक में नंबर वन है, उपभोग में नंबर वन करता है, निर्यात में नंबर वन करता है। हल्दी से संबंधित कुछ प्रमुख देख लेते हैं। यह अदरक फूल से संबंधित एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। तापमान इसमें देख लेते हैं। तापमान इसके लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का तापमान अच्छा होता है। वर्षा इसके लिए 1500 मिलीमीटर या इससे अधिक की वर्षा अच्छी होती है। मृदा इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली लाल दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो मैं रेड पेन से कर देता हूँ कि इसके लिए कैसी लाल दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो ये कैसा, ये उष्णकटिबंधीय पौधा है जो कि अदरक फूल का है, जो गांठ वाले होते हैं उनके बारे में बात कर रहा है। अब है अवधि, रोपण से 9 से 10 महीने के बाद प्रकंद या हल्दी प्राप्त होती है। 9 से 10 महीने बाद हल्दी प्राप्त होने लगती है। करक्यूमिन नामक एक प्राकृतिक सक्रिय घटक मौजूद होता है। इसके कारण हल्दी का रंग पीला होता है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं। बहुत ही हर तरह से उनका खाद्य के साथ साथ ये औषधि कार्य में भी काम आता है। कृषि, भारत की लगभग 3.2 लाख हेक्टेयर भूमि पर हल्दी की खेती होती है। इससे प्रतिवर्ष लगभग 11.61 लाख टन हल्दी उत्पादित होती है। वैश्विक हल्दी के उत्पादन में इसकी भागीदारी 75% है, यानी कि विश्व में 75% जो हल्दी उत्पादित होती है वो भारत में होती है। अब फिर है, भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्म उगाई जाती है। भारत में सबसे बड़े हल्दी उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। भारत हल्दी के निर्यात भारत हल्दी के निर्यात मुख्य रूप से बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, यूएस और मलेशिया को किया जाता है। इसका निर्यात मूल्य 2030 तक लगभग $1 बिलियन की पहुंच की उम्मीद है। ध्यान देना है कि कहाँ-कहाँ ये देश भेजे जाते हैं, कहाँ-कहाँ उत्पादित होते हैं। ये होते हैं महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये राज्य में उत्पादित होते हैं और निर्यात के लिए मुख्य बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और मलेशिया किया जाता है। अब इसके बाद में देखेंगे इसका निष्कर्ष क्या है। हल्दी हल्दी के लिए एक अच्छी हल्दी के लिए एक अलग बोर्ड की स्थापना से भारत में हल्दी की खेती करने वाले किसानों का एक दशक पुरानी मांग पूरी होगी। साथ ही इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हल्दी के निर्यात पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सहायता मिलेगी। हम नोबेल पुरस्कार के बारे में देखने जा रहे हैं। हम देखने जा रहे हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में देखने जा रहे हैं। हाल ही में 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई। नोबेल पुरस्कार के बारे में देखते हैं। नोबेल पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसका इसका प्रशासन स्कॉटहोम यानी स्वीडन में स्थित एक नोबेल फाउंडेशन करता है। यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की विरासत 1995 द्वारा स्थापित की गई है। अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडन नागरिक थे। वे एक आविष्कारक और उद्यमी थे। अल्फ्रेड नोबेल को
को डायनामाइट, ब्लास्टिंग फैन और धुआं रहित बारूद के आविष्कार के लिए रूप में जाना जाता है। पुरस्कार की श्रेणी को देखा जाए, ये पुरस्कार पहली बार 1901 में दिया गया था। ये प्रतिवर्ष ये पुरस्कार प्रतिवर्ष 6 क्षेत्रों में भौतिकी, रसायनिकी, चिकित्सीय, साहित्य, शांति और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो जो पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति के सर्वाधिक कल्याण में योगदान दिए हैं। अल्फ्रेड नोबल द्वारा विरासत में छोड़ी गई संपत्ति से पुरस्कार की राशि वितरित की जाती है। गौरतलब है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार रॉयल बैंक ऑफ स्वीडन ने 1968 में स्थापित किया था। यह पहली बार 1969 में दिया गया था। अब देख लेते हैं ये भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं को देख लेते हैं। सबसे पहले थे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में देखते हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनको दिया गया 1913 में दिया गया। यह पुरस्कार उन्होंने अत्यंत संवेदनशील, नवीन और सुंदर लेखन के लिए दिया गया था। उन्होंने लेखन शैली के उत्कृष्ट कौशल के साथ अपनी काव्य रचना की। अब सीवी रमन को देखते हैं। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार उनको 1930 में दिया गया। प्रकाश के प्रकीर्णन का शोध कार्य और रमन प्रभाव की खोज के लिए उनको दिया गया। अब हरगोविंद खुराना को देख लेते हैं। फिजियोलॉजिस्ट या चिकित्सीय का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया 1968 में दिया गया। प्रोटीन संश्लेषण में आनुवंशिकी खोज और उनके कार्यों की व्याख्या के लिए दिया गया। फिर आती है मदर टेरेसा। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार 1989 में दिया गया। पीड़ित पीड़ित मानव समुदाय की सहायता के प्रयास के लिए दिया गया। इनको सभी जानते हैं मदर टेरेसा। हालांकि सभी को, जितने वैज्ञानिक सभी वो सब व्यक्ति जानते हैं, लेकिन अगर मानव ह्यूमैनिटी के सबसे प्राथमिक क्षेत्र में देखा जाए जिसमें कल्याण की बात आती है, उसमें मदर टेरेसा का नाम सदैव सर्वोच्च रहेगा। फिर आएगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। उनको भी भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया 1983 में। तारों की संरचना और विकास हेतु महत्वपूर्ण भौतिकी प्रयोग प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए। फिर आएंगे अमात्य सेन। इनको किसमें दिया गया? इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया तब 1968 में। लेकिन आपको याद होगा अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कौन देता है? वो रॉयल रॉयल बैंक ऑफ स्वीडन देता है। कब से प्रारंभ किया है? वो प्रारंभ किया है 1968 से स्थापित किया है, और 19 उसके एक वर्ष बाद 1968 89 से प्रारंभ 69 से देना प्रारंभ किया है। अब आएंगे वेंकटरमण रामकृष्णन। रासायनिक विज्ञान या नोबेल पुरस्कार के लिए उनको 2009 में दिया गया। राइबोसोम की संरचना और कार्य के अध्ययन के लिए वेंकट स्वामी को दिया गया है। देखेंगे हम लोग कैलाश सत्यार्थी को देखेंगे। इनको भी शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया। इन्होंने क्या किया है? बच्चों एवं युवाओं के शोषण के खिलाफ और सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकार हेतु संघर्ष के लिए दिया गया। अब आएंगे हमारे, अब आप देखेंगे अर्थशास्त्री जो थे अभिजीत बनर्जी को देखेंगे। इनको हाल ही में 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला है। दुनिया भर में गरीबी दूर करने के लिए एक्सपेरिमेंट अप्रोचन अपनाने हेतु नोबेल पुरस्कार विजेता में से 5 भारतीय नागरिक हैं, जबकि 4 भारतीय मूल के हैं। अब देख लेते हैं हम लोग पुरस्कार के तैयार तैयार व विजेता को क्या मिलता है, मतलब जो पुरस्कार की राशि और विजेता को क्या मिलता है। एक नोबेल डिप्लोमा। प्रत्येक डिप्लोमा एक अनूठी कलाकृति होती है। एक नोबेल पदक और पुरस्कार राशि। एक बार इस बार नोबेल पुरस्कार के तौर पर 11 मिलियन स्वीडन क्रोनर की धनराशि प्राप्त प्रदान की जाती है। यह धनराशि प्राप्त करने के लिए विजेता को व्याख्यान देना होता है। कौन सी संस्थाएं पुरस्कार देती हैं? भौतिक, रासायनिक और अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा किया जाता है। भौतिक और रसायन के क्षेत्र में दिया और अर्थशास्त्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में रॉयल स्वीडन नहीं देती है।
फिर साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो स्वीडन एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन में दान किया जाता है। चिकित्सा या फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम प्रदान करती है। प्रत्येक पुरस्कार श्रेणी के लिए पात्र उम्मीदवारों का चयन तथा नोबेल शांति के विजेता का चयन नॉर नॉर्वेजियन नोबेल अकेडमी करती है। पुरस्कार नोबेल पुरस्कार विजेता को लॉ लॉ- लॉरिएट लॉरिएट कहा जाता है। यानी कि नोबेल पुरस्कार विजेता को क्या कहा जाता है? लॉरिएट कहा जाता है। यह शब्दावली प्राचीन यूनान में प्रतिस्पर्धा के विजेता को दी जाने वाली लॉरेज रीत से प्रेरित है। एक वर्ष में प्रत्येक पुरस्कार श्रेणी में एक से अधिक, लेकिन अधिकतम 3 विजेता हो सकते हैं। एक से अधिक, एक से अधिक, जैसे भौतिकी में 3 लोग को देना है, या तो एक लोग को या अधिकतम 3 लोग को दिया जा सकता है। नोबल संविधित के अनुसार विजेता के चयन में शामिल जजों को 50 वर्ष तक निर्णयों का सार्वजनिक विचार विमर्श की मनाही है। यानी कि जो नोबेल पुरस्कार विजेता की जो कमेटी बनेगी, उसके चयन मतलब वो किस लिए बनी, कैसे, क्या, उसके लिए 50 वर्षों तक जो उनके जज होंगे उनके निर्णय को सार्वजनिक विचार विमर्श की मनाही है, मतलब वो बता नहीं सकते हैं। अब इससे पहले आप देखेंगे रसायन विज्ञान, भौतिकी और चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार इस डॉक्यूमेंट में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड में विस्तृत से चर्चा किए गए हैं। इसी तरह साहित्य के नोबेल पुरस्कार और नोबेल शांति पुरस्कार का आर्टिकल क्रमशः सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दे से जुड़ा हुआ है। हमने सामाजिक मुद्दे भी खत्म कर लिए हैं, प्रौद्योगिकी खत्म कर लिया है। अब हमें सांस्कृतिक से रिलेटेड जो देखना है उसको देखना है। लेकिन वो हम सांस्कृतिक वाले कल्चर और हिस्टोरिकल जो कल्चर आता है उसमें देखेंगे। कल्चर आता है उसमें देखेंगे। हमारी वॉइस स्लो हो गई होगी क्योंकि माइक लगाना फिर से मैं भूल गया। अब आएगा अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। श्रम बाल में महिलाएं, जो श्रम बाल है उनके वुमेन इन लेबर फोर्स में देखा जाएगा। अल्फ्रेड नोबेल की स्थिति में अर्थशास्त्र का स्यूरेजियस रिक्सेस पुरस्कार 2023 क्लाउडियन गॉलोडियन को देने की घोषणा की गई है। ग्लोडियन को यह पुरस्कार श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी के आउटकम्स के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने के लिए दिया गया है। अन्य समुद्री तत्व देख लेते हैं। पिछली सदी में उच्च आय वाले कई देशों में वैतनिक कार्यों में महिलाओं का अनुपात बढ़कर 3 गुना हो गया है। यह आधुनिक समय में श्रम बाजार में हुए सबसे बड़े सामाजिक और आर्थिक बदलाव में से एक है। हालांकि लैंगिक स्तर पर असमानता की समस्या समस्या अभी भी मौजूद है। क्लाउडिया गॉलियन के शोध ने हमें श्रम बाजार में महिलाओं की ऐतिहासिक और समकालीन भूमिकाओं के बारे में नई और कई जानकारी जानकारी सार्वजनिक समझ प्रदान होती है। अब लैंगिक भेद भाव को कम करने की आवश्यकता क्यों, ये देख लेते हैं। समाज के संसाधनों का सर्वाधिक कुशल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, आर्थिक दक्षता में सुधार के लिए, श्रम उत्पादन में सुधार हेतु, आय के स्तर में वृद्धि और गरीबी में कमी के लिए, एसडीजी के प्राप्ति में सहायता के लिए। और उसके बाद आप देखेंगे लैंगिक असमानता की स्थिति देख लें। वैश्विक वैश्विक स्थिति। विश्व स्तर पर लगभग 50% महिलाएं वैतनिक रोजगार में हैं, जबकि पुरुषों के मामले में यह अनुपात 80% है। दक्षिण एशिया में केवल लगभग 25% महिलाएं ही श्रम बाजार का हिस्सा हैं। भारत की स्थिति देख लें। भारत में 2022 के लिए महिलाओं की श्रम बल भागीदारी 24% और पुरुष की श्रम बल भागीदारी 73.6% है। वर्ष 2021 के लिए भारत में महिलाओं को सुदीर्घ रोजगार दर 77.3 और पुरुष में 72.9% थे। सुदीर्घ रोजगार स्वरोजगार का एक रूप है। इसमें श्रम आय कम इसमें श्रम आय कम होती है और रोजगार सुरक्षित नहीं होता है। यू आकार का संबंध है। विकास और महिला बल विकास और
विकास और महिला बल भागीदारी के बीच यू आकार का संबंध है। यह विकास से आशय प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से है, इसलिए निम्नलिखित तरीकों से समझा जा सकता है। निम्न आय वाले देशों में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी अधिक यानी कृषि में अधिक हिस्से में होती है। मध्यम आय वाले देशों में भागीदारी कम होती है और उच्च आय वाले देशों में यह भागीदारी फिर अधिक हो जाती है। पहले की मतलब कि ऐसे देखिए, यू आकार से मतलब ये है, पहले हमने कृषि क्षेत्र में लगे तो उसमें कम हो रहा था, फिर मध्यम में एकदम बराबर हो गया, कोई मतलब ज्यादा फायदा है, फिर आप जब सेवा क्षेत्र में जाएंगे तब फिर ये जो मतलब हाई मतलब कि उच्च देश में जाएंगे वो तो वो ऊपर बढ़ जाएगा, तो यही यू आकार से संबंध है। तो रब कर देते हैं। अंतर, आय में अंतर देख लेते हैं। जब महिलाएं काम करती हैं तो वे आमतौर पर कम कमाती हैं। भारत में स्वरोजगार से जुड़े कार्यबल में महिला एवं पुरुष की आय का अंतर बहुत अधिक है। हालांकि भारत में पुरुष और महिलाओं के बीच आय का अंतर कम हो रहा है। वर्ष 2017 में पुरुषों ने जितनी आय अर्जित की थी उसका 76% आय महिलाओं ने अर्जित की थी। सपोज करिए कि पुरुषों ने 100 रुपया कमाया और मतलब तो महिला पुरुषों का अनुपात 100 का है तो महिलाओं का 76 का है। वर्ष अब देखेंगे वर्ष 2004 में यह अनुपात 70 था। हालांकि वर्ष 2021 में यह अनुपात स्थिर बना हुआ है। अवसर, महिलाओं के औपचारिक रोजगार में कार्य करने की संभावनाएं कम है। उनके पास व्यवसाय का विस्तार करने या करियर में प्रगति करने का अवसर भी कम होता है। महिला श्रम बल भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं कौन कौन से। यू आकार का जो कर्व वो है। पहले यह माना जाता था कि आर्थिक समृद्धि और वेतनभोगी रोजगार में महिलाओं की संख्या के बीच एक स्पष्ट सकारात्मक संबंध है। गोल्डन ने अ, गोल्डन ने यू आकार के कर्व ने प्रदर्शित किया कि श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी और आर्थिक समृद्धि के बीच ऐतिहासिक रूप से कोई सुसंगत संबंध नहीं है। सामाजिक मानदंड देखेंगे। कानून या रीति रिवाज जिन्हें विवाह के बाद प्रतिबंध के रूप में जाना जाता है, ये अक्सर विवाहित महिलाओं को श्रम की बढ़ती मांग के बावजूद रोजगार में बने रहने बने रहने से रोकते हैं। इसके अलावा महिला अक्सर विवाह के बाद लंबे समय के लिए रोजगार छोड़ देती हैं। इससे शिक्षा और अन्य कौशल से जुड़े उनके चयन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। परिणाम स्वरूप उन्हें उन्हें आने वाले समय में मिलने वाली नौकरी करियर भी प्रभावित होता है। तकनीकी नवाचार, गर्भ निरोधक दवाओं का सेवन बढ़ने से महिला देर से विवाह करने लगी हैं और विवाहित महिला भी बच्चों के जन्म में जल्दबाजी करने से बच रही हैं। इसके चलते उनकी शिक्षा और करियर की संभावनाओं में वृद्धि हो रही है। हालांकि इसका मतलब यह कतई नहीं है कि महिला और पुरुष के बीच आय का अंतर पूरी तरह से समाप्त हो गया है। हाँ, इतना जरूर है कि 1970 के दशक से बाद से आय का अंतर काफी कम हो गया है। मासिक वेतन प्रणाली, आर्थिक समृद्धि, महिलाओं की शिक्षा के बढ़ते स्तर और वेतनभोगी महिलाओं का अनुपात दो गुना होने के बावजूद 1930 और 1980 के बीच आय का अंतर लगभग एक जैसा ही रहा। अपने आंशिक रूप से पीस वर्क कंस्ट्रक्शन अर्थात काम के अनुसार भुगतान संविदा को त्यागने और आधुनिक वेतन प्रणाली मासिक वेतन को अपनाने के कारण हुआ है। पीस वर्क कंस्ट्रक्शन में एक कर्मचारी को उसके वर्क परफॉर्मेंस के आधार पर भुगतान किया जाता है, न कि फिक्स सैलरी दी जाती है। पेरेंटहुड प्रभाव देख लेते हैं। बच्चों की देखभाल, केयर इकोनॉमिक्स में पुरुष की तुलना में महिला की अधिक जिम्मेदारी होती है। इससे उनके करियर में प्रगति करना और आय में वृद्धि करना कठिन हो जाता है। मौजूदा दरों में श्रम बाजार के कई क्षेत्र कामगारों से यह अपेक्षा करते हैं कि रोजगार के नियंत्रण उपलब्ध रहें और नियोक्ताओं की अपेक्षाओं के अनुसार लचीला बने रहे। गौरतलब है कि बच्चे बच्चे के जन्म के बाद महिलाओं के लिए ऐसा करना मुश्किल हो जाता है। आगे की राह कार्यबल में नैतिक असमानता को कम करना। मूल्यांकन, जो नीति निर्माता इन असमानताओं को दूर करना चाहते हैं उन्हें पहले यह समझना होगा कि ये क्यों मौजूद है। अब सामूहिक कार्यवाही, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी संगठनों द्वारा सामूहिक सामूहिक समन्वित और
सहकारी कार्रवाई लैंगिक समानता के दिशा में प्रगति को तेज करने में सहायक है। साथ ही निवेश भी महिलाओं में जो है औपनिवेशिक काल से होता चला आ रहा है। इसमें है महिलाओं को सूचना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक समान पहुंच प्रदान करने के उपायों में निवेश करने और लैंगिक समानता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। ये महिलाओं के वर्ग के लिए अनुकूल वातावरण भी होना चाहिए। तो सबसे पहले पूर्वाग्रह सामाजिक मानदंड से निपटना होगा कि महिलाएं कोई कार्य अच्छा नहीं कर पाती हैं, तो इस तरह के पूर्वाग्रह उससे निपटना होगा। साथ ही सूक्ष्म वित्तीय पहुंच भी होनी चाहिए, क्योंकि देख लेते हैं भारत में लैंगिक अंतराल असमानता को कम करने के लिए उठाए गए कदम कौन से हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, इसके तहत इसके तहत संवैधानिक मातृत्व अवकाश बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। साथ ही 50 या अधिक से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा, पर्याप्त सुरक्षा उपाय के साथ साथ रात की पाली में महिला श्रमों को कार्य करने की अनुमति देने जैसे प्रावधान किए गए हैं। अब है व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दिशा की संहिता 2020। ओपन ओपन कास्ट खनन सहित भूमि के ऊपर की खदानों में या जमीन के नीचे जहां निरंतर उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, वहां तकनीक पर्यवेक्षक और प्रबंधन कार्यों में महिलाओं को रोजगार दिया जा सकता है। वेतन संहिता 2019 भी है। इसके अंतर्गत किसी प्रतिष्ठान में लैंगिक आधार पर महिलाओं और पुरुष कर्मचारियों के बीच भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिष्ठित प्रशिक्षण और कौशल विकास, महिला उद्योगी और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थान और क्षेत्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क में सहायता से महिलाओं को शिक्षा प्रदान किया जा रहा है। तो हम लोग ने जो जो इकोनॉमिक सेक्टर से रिलेटेड जितनी सूचनाएं थी, 5 टॉपिक थे, उनको कवर कर लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमिक्स जो विजन मैगजीन में संक्षिप्त सुर्खियां दी रहती हैं, जिनसे क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, जो एक लाइन में क्वेश्चन बनते हैं वो आते हैं, उनको हम संक्षिप्त सुर्खियों को अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, और अगर कोई सुझाव देना हो तो कमेंट भी करिए। धन्यवाद।